हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने पूरा जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स है वो कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ सिंपल होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्या होंगे आपके दिमाग में रहेंगे पर बाहर नहीं निकलेंगे। उनको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिवन बाय एंड पॉइंट्स। तो ये मान लो एक को इनिशियल पॉइंट पकड़ते हैं आर आई, ये होगा 4 i। आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट को आई बोलते हैं, ये 0 के। और आर फाइनल क्या होगा, वो होगा फाइनल पॉइंट है -2i -2j +0 के। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आपको सिंपल वे में पता है। तो ये -2i -2j एक ब्रैकेट में आएगा, -4i -4j दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो -2i -4j, तो -6i हो जाएगा। -2j माइनस माइनस +4j, तो +2j दूसरे ब्रैकेट में आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। -2j, ये माइनस माइनस +4j, तो -2 +4 यानी +2 बचेगा, और इधर -2i और 4i, तो -6i हो जाएगा। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो आपको पता है आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, के तो है नहीं, तो ये होगा 36 प्लस 4 यानी √40 होगा। अगर √40 होगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब एक काम कीजिए, जैसे ही आप एमसीक्यू देखते हैं आप पॉज कर लीजिए उसको, और पॉज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। देखिए अगर आपको आता है, नहीं तो फिर आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। सो नेक्स्ट सम देखेंगे, सम नंबर 2 है। क्या बोला है, ए बार मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स के साथ एंगल क्या होता है, अल्फा आपको पता है, वाई के साथ बीटा होता है और जेड के साथ गैमा होता है। तो वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ए। और आपको और एक बात मैं बता दूं कि ये क्या होता है, तीनों एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा बोला है, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा, इनका कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गैमा होता है। आपको याद है, मैंने ये आपको लाइव लेक्चर में बताया था। और एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 होता है। ये इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, और गैमा की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। अच्छा, ये कॉस जो अल्फा होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि अगर ये ए है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल होगा अल्फा होगा, और यही होता है ए एक्स कंपोनेंट। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कॉस अल्फा में लगाऊंगा, कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स अपॉन ए, तो ये होगा 1/√3 ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोलो बात समझ में आ रही। तो ए एक्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय √3, जो कि पहला ऑप्शन है। कोई भी जो अगर हम लोग लिखेंगे वेक्टर, कोई भी अगर हम लोग ये वेक्टर लिखेंगे, तो वो उसमें ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिखते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जेड क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्योंकि अल्फा बीटा गैमा तीनों इक्वल हैं, तो ये a/√3 आने वाला है। बोलो बात समझ में आ रही है। एंगल मेड बाय एक्स वाई जेड, यहाँ पर ध्यान रखना है वो अल्फा बीटा गैमा होता है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो है क्या बोला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट सम क्या है, अ बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, 400 इंटू 300, तो ये 400 है और ये 300 है।
starting from one corner to other corner diagonally opposite। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है पूरा एक्चुअली 400 इंटू 300। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे क्या बोला है, इट स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर, यहाँ से ए से लेकर बी तक चला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। तो इनिशियल पोजीशन और 500 डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो ए बी होगी। तो ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम से 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर रूट। तो ये क्या होगा, 9 मीन्स 9 4 जीरोस और ये 16 4 जीरोस। तो ये 25 होगा, 25 और 4 जीरोस आएंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 25 का 5 निकलेगा, 4 जीरोस के 2 जीरोस निकलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट तो 500, तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। His displacement is 700, displacement 500, तो 700 तो होगी नहीं। He has traveled a distance of 700 मीटर। तो बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड्स। तो क्या हुआ है, चलते समय तो यहां से चला है और यहां पहुंचा है फाइनली, बराबर है ना। क्या बोला है, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, मैंने शायद पहले गलत पढ़ा, मैंने बोला डायगोनली चला है, नहीं, वो पहुंचा डायगोनली ऑपोजिट साइड है, पर चला तो साइड्स पे ही है। तो यहाँ से 400 चलेगा, यहाँ से 300, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 700 है, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर। तो ए और कई बार ऐसे दोनों ऑप्शन सही रह सकते हैं। हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक। तो अ बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है क्या, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ये भी करेक्ट हो सकता है कि वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि पहले उसका जो वेलोसिटी ऐसा था, ऐसे चल रहा था, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। पर वेलोसिटी और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर फिलहाल जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये तो दोनों फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है। ये बाकी हम लोग इनकरेक्ट बोलेंगे दोनों। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो चीज है, इफ a is 3i plus 4j and b is 7i plus 24j, the vector having same magnitude as b and parallel to a, यानी a का क्या चाहिए, पैरेलल टू a, यानी a से डायरेक्शन मिलेगा और b से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। आपको पता है कोई भी वेक्टर, मान लो हमारा जो वेक्टर है वो x है, उसको चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, b का। तो b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो b ये है, तो b का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। मैंने सिखाया आपको, i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर ले लो, तो ये 49 प्लस 576, यानी रूट ऑफ 625 यानी 25। तो मैग्नीट्यूड तो 25 चाहिए, ठीक है b का। और डायरेक्शन कितना चाहिए, डायरेक्शन इंटू डायरेक्शन अलोंग ए। डायरेक्शन अलोंग ए, डायरेक्शन ए का कौन बताएगा, कोई नहीं, ए का यूनिट वेक्टर ऑफ ए बताएगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, 3i प्लस 4j। यूनिट वेक्टर ऑफ ए का क्या है फॉर्मूला, हाँ, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j है, अपॉन रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या है 25 इंटू 3i प्लस 4j, और ये 9 प्लस 16 रूट 25 यानी 5, तो 5 वन ज़ा 5, 5 ज़ा, तो 15i प्लस 20j। तो 15i प्लस 20j, इन्होंने भी थर्ड ऑप्शन सही बोला है कि आंसर नंबर 3 वो करेक्ट है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आप एक एक एमसीक्यू ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए मन में अपने। थ्री वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए बार 4i माइनस जे, बी बार माइनस 3i प्लस 2j एंड सी बार इक्वल टू माइनस के बोला है। वेयर
आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन, वो एक्स वाई जेड अलोंग है एक्सिस वो बताया है। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर सम ऑफ वेक्टर्स, तो आर बार क्या है, इट इज सम ऑफ वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ए बार कितना है 4i माइनस जे, सबको टोपी पहनाइए। बी बार कितना है -3i प्लस 2j, और सी बार कितना है -k। तो देखिए 4i-3i यानी क्या बचेगा, सिर्फ i बचेगा, -j+2j यानी प्लस j बचेगा, और ये -4k है। मुझे क्या चाहिए, आर बार चाहिए क्या, नहीं, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, तो i प्लस जे माइनस के, तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3 हो जाएगा i प्लस जे माइनस के। बोलो बात समझ में आ रही है। तो i प्लस जे माइनस के यानी फोर्थ ऑप्शन में है, तो आपके सामने है ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं। फिर क्या बोला है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज, क्या है, आर बार इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइन जे, यहाँ पर i है, प्लस 7k। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, पहले 10 सेकेंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है उसके बारे में बात की गई है। देखिए फर्स्ट 10 सेकेंड यानी जब t इक्वल टू 0 था, तो r की वैल्यू कितनी थी, r इनिशियल, देखो 3 इंटू जीरो स्क्वायर आई होगा, फिर 4 इंटू जीरो स्क्वायर जे होगा, फिर 7k होगा। तो बेसिकली ये i वाला भी 0 हो जाएगा, j वाला भी 0 होगा, बचेगा क्या 7k। बोलो बात समझ में आ रही है, इसका 7k होगा। उसके बाद जब t इक्वल टू 10 सेकेंड्स हो गया है, तो t फाइनल में निकालूंगा, r फाइनल पोजीशन उसका कितना होगा, इधर 10 पुट करूंगा, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये 300 आय हो जाएगा फाइनली। फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 400 जे और प्लस 7k अभी भी है। बोलो बात समझ में, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो चेंज इन पोजीशन में निकालूं डेल्टा आर, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगा। देखो आर फाइनल तो ये पूरा है, -7k करेंगे तो 7k प्लस 7k कैंसिल होगा, ये पूरा लिखूंगा ना, 300i प्लस 400j प्लस 7k माइनस 7k, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या फाइनल पोजीशन 300i प्लस 400j, और इसका हम लोग अगर मैग्नीट्यूड डिस्टेंस चाहिए ना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो होगा 300 स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर 345, पाइथागोरस ट्रिपलेट ही आता है। तो ये तुम्हारा और एक बार क्या हो जाएगा 500 टोटल, पहले 10 सेकेंड में चलेगा वो। मतलब बात समझ में आ रही है। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यू है। उसके बाद फिर से क्या बोला, ए बार डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। देखो ए बार जो होता है वो 2i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस कौन देता है हमको, हाँ मैं लिखता हूं डायरेक्शन कोसाइंस हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के से मिलते हैं, पहली बात। पर जब यूनिट वेक्टर पता हो, हमको ये यूनिट वेक्टर दिया है क्या, इसने तो ए बार बोला है, ए बार बोला है, तो 2i प्लस 4j माइनस 5k है। तो ए कैप क्या होगा, ए कैप होगा ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सो 2i प्लस 4j माइनस 5k
अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 45 आएगा नीचे, रूट 45 आएगा नीचे। ऊपर क्या आएगा 2i प्लस 4j माइनस 5k। बोलो बात समझ में आ रही है। अभी मैं आई जे को अलग करता हूँ। 2/√45 i होगा प्लस 4/√45j होगा माइनस 5/√45k होगा। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो कोएफिशिएंट क्या है 2/√45, 4/√45 माइनस 5/√45। तो डायरेक्शन कोसाइंस कब आते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कुछ नहीं रहते, आई जे के कोएफिशिएंट होते हैं। पर कब? जब यूनिट वेक्टर हो। तो पहले मैंने ए का यूनिट वेक्टर निकाला, फिर उसके कोएफिशिएंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगल मेड बाय आई प्लस जे विद एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के साथ एंगल यानी अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल यानी बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल यानी गैमा। और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस कब मिलते हैं? जब मैं यूनिट वेक्टर निकालूं। तो इसका पहले मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं। यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर वेक्टर क्या है आई प्लस जे, उसका मैग्नीट्यूड क्या है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये √2 होगा आई प्लस जे, तो 1/√2i प्लस 1/√2j ये होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? कॉस अल्फा को। डायरेक्शन कोसाइंस है नहीं ये। क्योंकि जैसे ही यूनिट वेक्टर आया ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये होगा कॉस अल्फा, ये होगा कॉस बीटा। पर मुझे तो अल्फा चाहिए, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस चाहिए। तो एंगल मेड विद एक्स एक्सिस क्या होगा? कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√2। पर हमको क्या पता है कॉस 45 1/√2 होता है। तो अल्फा इक्वल टू 45 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी एंगल किसी भी एक्सिस से एंगल पूछा जाए, एंगल विद एक्सिस बात की जाए, विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो तुम्हारे मन में विचार किसका आना चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस का। और डायरेक्शन कोसाइन से हमको क्या मिलेगा? जो आई का कोएफिशिएंट होगा वो कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। पर ये याद रखो डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा यूनिट वेक्टर से मिलते हैं, वेक्टर से नहीं। मैंने यहाँ वेक्टर, यहाँ पर तो वेक्टर का कोएफिशिएंट 1 है। क्या 1 को मैंने कॉस अल्फा बोला है? नहीं। पहले मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, फिर उसके कोएफिशिएंट को क्या बोला है? डायरेक्शन कोसाइन बोला है। अच्छा, यहाँ पर आर बार क्या है? ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे। अभी थोड़ा ध्यान से रखना। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो ये आर उसका पोजीशन है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या रहता है? डी आर बाई डी टी। अभी तुम्हारे लिए डेरिवेटिव थोड़ा सा नया है, अभी इतना प्रैक्टिस मैंने भी नहीं लिया है या तुमने भी लेसन वगैरह का अभी तक स्टार्टिंग में फेज में है तो हुआ नहीं है। पर मैं तुमको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुमको समझ में आए वेल एंड गुड, मेरे को खुशी होगी। आना तो चाहिए। थोड़े सम्स क्यों, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझेंगे। ये अगर लास्ट में जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये सम्स तब करोगे तो ये तो तुमको चिल्लर लगेंगे। तो क्या बोला है? v वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो डी आर बाई डी टी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो वेलोसिटी ए, ऐसे ही कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस थीटा। अभी ए कॉस ओमेगा टी है ना, तो ए माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस के जगह क्या आ गया? माइनस साइन। अच्छा, हमेशा एक चीज करते हैं, अभी डेरिवेटिव किससे ले रहे हैं? टी से। चेन रूल के हिसाब से ओमेगा टी है ना, तो टी के साथ जो भी रहेगा उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है,
प्लस ए ऐसे ही साइन ओमेगा टी जे है। तो साइन ओमेगा टी का मतलब क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा इसके साथ है तो ओमेगा बाहर भी निकलेगा, जे। बोलो बात समझ में आई है? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा? ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई। ये निकालने का तरीका है। ए ओमेगा, ये धीरे धीरे आपको आएगा, टेंशन मत लीजिए। जे, अभी क्या है, ये द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन की तरफ है, हमको कैसे पता चलेगा? कि देखो टी का वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही ना, आगे ही जाएंगे हम लोग। तो पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है? ये है, उसको पैरेलल है तो कैसे देखेंगे? पैरेलल कैसे देखते हैं? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो रहा है क्या? देखो, ए कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा माइनस, यानी ए वन अपॉन ए टू क्या है? कॉस अपॉन साइन होगा, पर बी वन अपॉन बी टू क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। पैरेलल के लिए ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। तो ए ये है, तो ए कॉस ओमेगा टी अपॉन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ए वन अपॉन ए टू क्या होगा? कॉस अपॉन साइन आएगा, बी वन अपॉन डी टू साइन अपॉन कॉस आएगा। तो वो भी पैरेलल भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, कहीं ना कहीं ये हो सकता है। पर तीसरा, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। पैरेलल ऐसे चेक करते हैं, परपेंडिकुलर कैसे चेक करते हैं? आर बार डॉट वी बार। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तुमको पता है? जीरो। तो आर बार डॉट वी बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो आर बार मेरा है ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, ठीक है। और डॉट इसका क्या है? ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आर बार डॉट वी बार है ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आई आई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा, आई आई डॉट प्रोडक्ट में आई आई मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ये क्या होगा? कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये माइनस साइन है तो माइनस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। आई होप आपको याद है, डॉट प्रोडक्ट में आई आई मल्टीप्लाई होते हैं और जे जे, तो ये दोनों जे जे हैं। तो जे जे में जो मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू ए ओमेगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा होगा साइन ओमेगा टी। ये ए इंटू ए ओमेगा क्या होगा? ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। नीचे लिखता हूँ कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस, तो ये पूरा ए स्क्वायर ओमेगा इधर भी है, कॉस ओमेगा टू इधर भी है, साइन ओमेगा टी, ये पूरी क्वांटिटी अगर मैं लूं, इसको मैं के बोलूं, तो ये होगा माइनस के, और इधर भी तो सेम ही क्वांटिटी है ना, ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी सब कुछ है, तो माइनस के प्लस के हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कभी भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर पूछे जाए तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही निकालना चाहिए। तो फाइनली जो है ये बात करेक्ट है कि ये परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर को। बोलो बात समझ में आई है? तो पूरा भर गया है, तो एक बार मैं ये कर लेता हूँ क्लीन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द बॉडी इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन is acted by a force of I plus J plus root 2k, then identify the correct statement. Magnitude of F is, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं?
आपको पता है आई का स्क्वायर मीन्स आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट भी 1 है प्लस रूट 2 के का स्क्वायर। तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट पूरे का मैग्नीट्यूड आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 + 1 + 2 यानी रूट 4 यानी 2 होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो 2 है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। एफ मेक्स 45 डिग्री विद जेड एक्सिस। विद जेड एक्सिस अभी अभी मैंने बताया आपको। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए एफ कैप निकालना चाहिए। एंगल पूछा जाए किसी भी एक्सिस के साथ तो यू हैव टू गो फॉर यूनिट वेक्टर। तो एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ तो क्या होगा आई प्लस जे प्लस रूट 2 के अपॉन मैग्नीट्यूड तो 2 निकला हुआ है। जेड एक्सिस के साथ बात की है तो जेड एक्सिस में का एंगल क्या होता है सबको 2 अलग होगा। तो ये जो मेरी बात है ये है कॉस गैमा एंगल विद जेड एक्सिस जो के साथ रहेगा। रूट 2 अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं रूट टू इंटू रूट 2 तो रूट टू कैंसिल होगा तो 1/√2 होगा। तो कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। तो गैमा कितना होगा 45 डिग्री। तो इसका थर्ड ऑप्शन तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन था करेक्ट। बोलो बात समझ में आ रही है थोड़ा तेज करेंगे। 100 कोप्लेनर फोर्सेस ईच ऑफ 10 न्यूटन act on a body and let each force make an angle π/50। हर एक फोर्स क्या बोल रहा है π/50 विद द प्रीसीडिंग फोर्स यानी 100 ऐसे हैं π/50 मान लो पहला फोर्स इधर लगेगा फिर π/50 एंगल इधर लगेगा फिर π/50 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 ऐसे करेंगे कहाँ तक जाएंगे ये कैसे पता चलेंगे π/50 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 इन सबका एडिशन कैसे करना है देखो 100 इंटू π/50 अगर करेंगे तो 50 1 15 2 जा तो 2 पाई हो गया और पाई रेडियन यानी कितना होता है आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो ये 360 डिग्री होगा यानी सर्कुलर मैनर में 360 लग रहा है फोर्स पूरा सर्कुलर मैनर में 360 डिग्री फोर्स यानी सभी फोर्सेस मिलाकर पूरे सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं। कभी भी ऐसा हो तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स 0 ही रहता है। अगर पूरे एक पॉइंट को मैं क्या करूंगा सभी एंगल्स को ऐड करूंगा सभी एंगल्स को ऐड किए यहाँ क्या था सभी एंगल्स सीधे थे तो ऐड करना यानी क्या इक्वल थे तो मल्टीप्लाई किया। अगर सभी फोर्सेस इक्वल फोर्सेस हो और पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं यानी उनका जो एंगल का एडिशन 360 आ रहा है तो फोर्स 0 ही होता है। कब जब इक्वल फोर्स मैं आपको बता रहा हूं इक्वल फोर्स लगे एट अ पॉइंट कंप्लीटिंग पूरे सर्कल में एट अ पॉइंट कंप्लीटिंग सर्कल। ऐसा क्यों देखो मान लो तीन फोर्सेस हैं तीनों का इक्वल एंगल होगा मान लो ये 10 है 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री मैंने तीन फोर्सेस लिए ठीक है। तो ये फोर्स तो हॉरिजॉन्टल है ये वाला फोर्स जो होगा यहां तक एंगल कितना होगा 90 तो ये एंगल कितना हुआ 30 तो ये भी मान लो 10 न्यूटन इक्वल फोर्स है तो ये क्या होगा 10 cos 30 10 sin 30 ये आने वाले चैप्टर्स में भी आप सीखोगे। और इसका एंगल कितना होगा फिर से ये पूरा 120 था तो ये 90 का है तो ये भी 30 होगा तो ये भी क्या होगा 10 cos 30 नीचे आएगा तो 10 cos 30 ने 10 cos 30 को तो कैंसिल कर दिया और इधर 10 sin 30 आएंगे दो फोर्सेस आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है ये एंगल 30 डिग्री था ना तो 10 cos 30 थीटा के साथ चिपक के 10 sin 30 10 cos 30 10 sin 30 10 sin 30 कितना होगा 10 इंटू हाफ यानी 5 और ये भी वाला है 10 sin 30 तो 10 थोड़ा सा यानी कचरा हो गया है 2 1 2 5 सा तो 5 + 5 10 न्यूटन इधर भी आ रहा है 10 न्यूटन इधर भी था। तो अगर देखो 120 120 120 360 हो गया कि नहीं। तो कभी भी ऐसे अभी यहाँ तो तीन फोर्सेस थे यहाँ वैसे 100 फोर्सेस थे जो इक्वल एंगल पे थे
और इक्वल पे लगा रहे थे और 360 पे लग रहे थे, तो अगर मैं 4 फोर्सेस ले लूं और 90 90 90 पे लगाऊं, सोचो इक्वल फोर्सेस हैं और 90 90 90 पे लगे हैं, यहाँ तो आपको सिंपल समझेगा 10 10 10, तो चारों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 5 होंगे तो और इक्वल एंगल पे लगेंगे तो भी कैंसिल करेंगे। तो ऐसे करते करते होगा क्या, जैसे जैसे फोर्सेस बढ़ेंगे एंगल घटेगा ही तो सही, हमको पर वो नहीं देखना है, हमको तो चारों एंगल्स का एडिशन देखना है। अगर वो 360 आए, फोर्सेस इक्वल हो, तो सीधा सीधा जीरो बोल दो उसको, ठीक है। फिर इफ द पार्टिकल ये है 2i 3j और q है इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखो मैं ये अभी नहीं बता रहा हूँ, खाली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम अलग है, तो ये होता है q बार माइनस p बार, इसको q बार ले लो 3i प्लस 4j प्लस 5k माइनस p बार ये करो 2i प्लस 3j प्लस 5k, और आप आंसर देखो 3 माइनस 2i होगा, 4 माइनस 3j होगा, k के कैंसिल, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा, इतना सिंपल है। उसके बाद अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग ही कैन टेक टू क्रॉस द रिवर ऑफ 1 किलोमीटर वाइड, एक रिवर है ऐसी जिसका विड्थ जो है वो 1 किलोमीटर है। इफ द वाटर फ्लो स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर, वाटर एकदम 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे बह रहा है इस डायरेक्शन में, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द वाटर करंट, वो स्ट्रोक क्या करता है, यानी नॉर्मल टू द वाटर करंट, यानी वाटर करंट के परपेंडिकुलर चल रहा है वो, यानी अभी मेरी जो रिवर थी थोड़ा सा वो ऐसे बह रही थी और ये स्ट्रोक्स कैसे मार रहा था, ऐसे मार रहा था, बोलो बात समझ में आ रही है। ये 4 किलोमीटर ही वॉज मूविंग नॉर्मल टू द रिवर, 4 किलोमीटर पर आवर ऐसे जा रहा था और रिवर जा रही थी 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे, बोलो बात समझ में आ रही है। और विड्थ भी थी 1 किलोमीटर। मेरी आप एक सिंपल मेरे आपसे क्वेश्चन है, भले ये 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है और ये 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, इसको करना क्या है, उसको तो ये डिस्टेंस ही कवर करनी है ना, 1 किलोमीटर वाली डिस्टेंस भी कौन सा है, 1 किलोमीटर वाला ही कवर करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी थी 4 थी, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्पीड 4 थी, डिस्टेंस कितना था 1 था। अभी रिलेटिव में हम आए नहीं है, जिस जब रिलेटिव में आएंगे तब मैं और अच्छी चीज बताऊंगा, पर फिलहाल समझो। तो टाइम क्या होगा 1/4, 1/4 आर, यानी कितना हुआ 1/4 आर, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60/4, तो कितना होगा 15 मिनट्स आएगा, सिंपल एज दैट। जिस डायरेक्शन में जाना था उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लो। उसके बाद ए बार एंड बी बार, ए बार एंड बी बार विल मेक डैश एंगल विद ए बार, देखो ए बार माइनस बी बार करता हूं, ये होगा आई प्लस जे प्लस के माइनस ऑफ माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो यहाँ पर ध्यान दो आई प्लस जे प्लस के प्लस आई प्लस जे प्लस के, बरोबर है ना। ए बार माइनस बी बार निकालूंगा, ए बार लिया बी बार लिया, दोनों को माइनस किया, तो ये क्या आएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। विल मेक एन एंगल विद ए के साथ कौन सा एंगल बनाएंगे, मैंने ए को देखा, मैंने ए माइनस बी इसके साथ कौन सा एंगल बनाएंगे ना, यानी ए माइनस बी एक वेक्टर हो गया एक्स बार मेरे लिए, बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन एक्स बार एंड ए माइनस बी, तो मान लो ये एक्स बार है और वो ए बार था, जैसे ही मैंने देखा, एक होशियार बच्चे को ये अलर्टनेस चाहिए दिमाग में, वो क्या करेगा, मैं देखेगा अरे ये तो एक्स बार है ये ए बार है, 2 2 2 मिल रहा है और यहाँ 1 1 1 है,
कहीं यहाँ पर a1/a2 कितना होगा, a1/a2 2/1, b1/b2 2/1, c1/c2 2/1। होशियार बच्चा दिमाग में ही देखेगा, ये दिमाग में वो 2/1 2/1 वो बोलेगा अरे ये तो ये बात हो गई कि a बार माइनस b बार इज पैरेलल टू a बार। और दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके बीच में कोई एंगल आता है क्या? नहीं, पैरेलल लाइंस में तो एंगल 0 होता है, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो एंगल का ही का। एक होशियार बच्चा दिमाग से ही खेल जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन ही नहीं करेगा, ए बार माइनस बी बार जैसे ही किया और उसने ए बार और इसको देखा। बाकी दूसरा मेथड है, दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल चाहिए तो cos थीटा इक्वल टू क्या लेते हो आप, एक्स बार डॉट ए बार, डॉट प्रोडक्ट लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लोगे, ऐसा करके निकालोगे तो भी 0 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आगे की बात है, पर हम लोग शॉर्ट मेथड से करेंगे, इसको देखकर ही पहचानेंगे। उसके बाद क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड दैट कैन गिव रिजल्टेंट 0। क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अलग है, दैट कैन गिव अस रिजल्टेंट 0। देखो दो वेक्टर अगर होंगे, मान लो ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इनके कंपोनेंट्स जो बनेंगे, ये दो वेक्टर से इनके कंपोनेंट्स भी अलग अलग बनेंगे और ऐड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कम से कम हमेशा हमको अगर रिजल्टेंट 0 चाहिए, एक सिंपल लॉजिक याद रखो, अगर इफ यू वांट रिजल्टेंट 0 देन एटलीस्ट वी नीड 3 वेक्टर्स, एटलीस्ट वी नीड 3 वेक्टर्स। बोलो बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये मैंने आपको बताया, ये तो हमारा क्लास में भी हो चुका है। ये रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मान लो ये ए कैप है, ये यूनिट वेक्टर है 0.5i प्लस 0.8j प्लस सी के, तो वैल्यू ऑफ सी निकालना है हमको, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना है 1 है, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर रूट 1 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो ये क्या होगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89 हुआ तो 0.11 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू रूट ऑफ 0.11 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सी मिल गया, खत्म हो गई बात। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, ध्यान से देखो, इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो मान लो ये वेक्टर ए है, रिजल्टेंट क्या है, आपको पता है कि अगर ए ऐसा हो और बी ऐसा हो तो दोनों के बीच में आता है रिजल्टेंट, सही है ना? तो अगर ए ऐसा हो और रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बी इससे भी थोड़ा दूर होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में, ए और बी के पेट में से आर निकलता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट, तो ये ए बार है, ये बी बार है, तो इसके बीच में आर बार आएगा, और ये आर बार क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बार बोला है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? बहुत ही अच्छा सम है। क्या बोला है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो, और ये एंगल रिजल्टेंट का 90 है, ठीक है, ए और बी में एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और यही मुझे फाइंड करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसे निकालते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी जो रिजल्टेंट है वो कितना है, बी का आधा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो रिजल्टेंट का एंगल जो होता है, ध्यान से सुनना, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है
वो होता है tan अल्फा। आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है b साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना है tan 90। ध्यान से सुनना एक एक चीज। ये अल्फा एंगल ऑफ द रिजल्टेंट है, ये उसका है। तो बी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अब अल्फा और थीटा में। tan 90 क्या होता है, tan 90 देखो, tan 90 होता है sin 90 अपॉन cos 90, बराबर है। sin 91 cos 90 0, यानी tan 90 की जगह मेरे को क्या लिखना चाहिए, 1 अपॉन 0। तो आपका न्यूमरेटर तो 1 होगा, पर डिनोमिनेटर a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, a प्लस बी कॉस थीटा होगा ना, ये ऊपर कॉस थीटा दिखा है, नीचे मैंने। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी कॉस थीटा होगा। तो ये इस तरफ चला गया, थोड़ा मैं इसको इधर लिखता हूं। तो b कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी होगा। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, ये b बाई 2 को लिखता हूँ, थोड़ी जगह कम हो रही है, तो b बाई 2 को लिखता हूँ। ध्यान से सुनना, ये क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा है ना। तो ये स्क्वेयरिंग करेंगे तो बी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना आया था, कॉस थीटा कितना आया है, माइनस ए बाय बी। तो माइनस ए बाय बी करेंगे तो बी भी कैंसिल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बी स्क्वेयर को मैं इधर लेके जाऊं तो ये होगा बी स्क्वेयर बाय 2 माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पर कितना आएगा, ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर। तो ये ऊपर जाएगा, तो बी स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर यानी माइनस ए स्क्वेयर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बी स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर होगा माइनस बी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। बोलो बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट जब स्क्वायर करेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पर b बाय 2 का भी स्क्वायर होगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 होगा, तो ये 4b स्क्वायर होगा। तो ये भी 4 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3b स्क्वायर बाय 4। मतलब बात समझ में आ रही है? तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a क्या होगा, √3/2b। a होगा √3/2b। तो cos थीटा क्या होता है, देखो cos थीटा है माइनस ए बाय बी। तो a की जगह क्या लिखूंगा, -√3/2b ए के जगह लिखूंगा -√3/2b, और b के जगह तो b है तो b भी कैंसिल होगा। cos थीटा क्या होगा, -√3/2। तो और cos थीटा -√3/2 मैंने आपको बताया है। आप क्या लोगे, cos, आपको पता है 30 डिग्री √3/2 आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? पर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो गई, माइनस की बात चल रही है। तो माइनस कॉस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ, आप लोग बताओगे, 180 माइनस थीटा। तो 180 कितना आया था, 30 डिग्री, यानी 150 डिग्री होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू मेरा क्या आना चाहिए, √3/2 ना। तो ये 180 माइनस
30 यानी 150 डिग्री होगा। आप लोग बोलोगे सर इतना बड़ा जो है हम लोग कैसे करेंगे सॉल्विंग। देखिए दूसरा एक ऑप्शन रहता है कि ऑप्शंस को यूज करना, पर ऑप्शंस को यूज करना फिलहाल मैं नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, कुछ नहीं करना होता है। आपको क्या करना होगा कि अभी मेरे पास क्या मिला फाइनल इक्वेशन, इन सब में थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा, पर आप पहले मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ कैसे निकाल सकते हैं बेस। तो ये सब क्लियर करता हूँ, फिर नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अभी इजी इजी सम्स हैं। क्या है, अ प्लेन इज रिवॉल्विंग around the earth with a speed of 100 km per hour at a constant height from the surface. Find the change in velocity as it crosses half circle. देखो हाफ सर्कल अभी मैं अच्छा ड्रॉ करूंगा तो ये हाफ सर्कल होगा। जब इस पॉइंट पे होगा प्लेन तब उसकी वेलोसिटी कैसे होंगी, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ 100 km/h। ठीक है, जब इस पॉइंट पे ये अर्थ है ना, अर्थ के अलोंग ये घूम चक्कर लगा रहा है, तो आधा सर्कल जब कंप्लीट होगा तब उसकी वेलोसिटी नीचे होगी। तो v इनिशियल क्या है, v1 क्या है, 100 ऊपर जा रहा है तो प्लस j, और नीचे के लिए क्या होगा v2 माइनस 100j नीचे के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v2 माइनस v1, तो माइनस 100j माइनस 100j, v2 क्या है माइनस 100j माइनस v1 क्या है 100। चेंज इन वेलोसिटी तो ऐसे ही निकालेंगे ना, तो ये क्या होगा माइनस 200j होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा -200 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो माइनस खाली कैंसिल हो जाएगी, 200 का स्क्वायर करूं फिर रूट करूं तो 200 ही आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। तो वेक्टर सम क्या होगा a बार प्लस b बार, वो परपेंडिकुलर क्या है, दे आर डिफरेंस। ठीक है, देन द फोर्सेस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड आर नाइदर इक्वल। देखो परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको बताया है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ए बार डॉट बी बार जीरो होगा। अभी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। तो आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर गिवन, दे फॉर्म कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या होंगे 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी रूट 14 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35 होगा। ठीक है, और C का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा √21। बोलो बात समझ में आ रही है। आइसोसेलेस है क्या, नहीं। नो ट्राइंगल तो बोल नहीं सकते, इक्विलैटरल में तीनों इक्वल। राइट एंगल में देखो सबसे बड़ा साइड √35 है, √30 बी का स्क्वायर 35 होगा, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूंगा तो √14 का स्क्वायर प्लस √21 का स्क्वायर, तो ये 14 प्लस 21 यानी ये भी 35 आएगा। बरोबर है ना, ये तीन वेक्टर्स है भाई साहब, ये ए, ये बी और ये सी। ट्राइंगल बनाते ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो एक राइट एंगल बना रहे हैं। If a truck is traveling 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या है नॉर्थ में है पॉजिटिव जे। ठीक है,
देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट क्या होता है आपको पता है, हाँ, एंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड, तो 20 स्पीड सेम है, पर अभी वेस्ट की तरफ है यानी -y, आपको पता है ना, ईस्ट आई होता है, वेस्ट -i होता है, नॉर्थ जे होता है, साउथ -j होता है, तो ये है। देन चेंज इन वेलोसिटी, अभी अभी आपको मैंने बताया है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 यानी -20i माइनस 20 jv1, तो अगर 20 बाहर निकालूं तो -i -j है, और आपको पता है -i -j क्या रिप्रेजेंट करता है, -i -j यानी साउथ और वेस्ट के बीच में, बराबर है, -i यानी वेस्ट, -j यानी साउथ, तो साउथ वेस्ट यानी कहीं ना कहीं ये या ये आएगा, ठीक है, नॉर्थ वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। अच्छा, साउथ वेस्ट में हमको अभी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा डेल्टा वी का, -20 का स्क्वायर यानी 400, -20 का स्क्वायर यानी फिर से 400, तो √800 होगा, √800 यानी 400 इंटू 2 का रूट यानी 20 √2 होगा, तो 20 √2 साउथ वेस्ट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये भी ऐसा ही है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ m kg with a velocity v मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल थीटा, देखो पहले बॉल आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी v वेलोसिटी से, एंड rebounds with the same angle, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखो v वेलोसिटी से आया, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जैसे जैसे एमसीक्यू खत्म होते हैं हम आपको दूसरे इसके लिए भी, चैप्टर के लिए भी तैयार करते हैं, ये क्या होगा देखो, v cos थीटा से अंदर आया, और फिर ऐसा बाहर गया, ठीक है, तो v इनिशियल मैं जब निकालूंगा, तो v इनिशियल को मैं आगे ऐसे एक्सटेंड करूं, तो ये v इनिशियल था एक्चुअली, ये ही v आगे आया, तो और ये एंगल कितना है, ये थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, ये v है, तो इसके दो कंपोनेंट्स क्या आएंगे, एक यहाँ पर भी चेंज वेलोसिटी ही निकालनी है, तो ये होगा v cos थीटा, थीटा से चिपक के है, ये होगा v sin थीटा, इसके, तो जो v इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी, देखो v cos कहाँ है, नीचे की तरफ है, यानी -j के डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, v cos थीटा -j के डायरेक्शन में है ना, तो इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में -j, और v sin थीटा कहाँ पर है, i के डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट की तरफ है ना, ये i की डायरेक्शन है, ये v1 है समझो, और v2 ये रिबाउंड हुआ है, यानी ये एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा, v cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट बनेगा, मैं थोड़ा ये होगा v cos थीटा ऊपर की तरफ इसका, और दूसरा इसका v का दो कंपोनेंट बनेंगे ना, एक ऊपर बनेगा v cos थीटा और एक राइट में बनेगा v sin थीटा, इसके इस वाले के, और इस वाले के एक v sin थीटा इधर बना और v cos थीटा इधर बना, तो अगर ध्यान से देखोगे तो v cos थीटा और v cos थीटा, v1 ऐसा था और v2 रिफ्लेक्टेड का कितना था, v cos थीटा ऊपर है तो प्लस j, और v sin थीटा i, बोलो बात समझ में आ रही है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखोगे तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम
क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, वो होता है v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 करेंगे तो v cos थीटा j प्लस v sin थीटा i, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, माइनस ये v2 लिखा, ये क्या होगा माइनस v cos थीटा j प्लस v sin थीटा i। ऐसे करेंगे, आप ध्यान से पेंसिल लेके करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v cos थीटा, तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या आएगा 2v cos थीटा j और v sin थीटा और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये चेंज इन वेलोसिटी मिल गया। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज मोमेंटम किसकी वजह से होगा वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ बेसिकली डेल्टा वी ही निकालना था, चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, तो 2mv cos थीटा, तो 2mv cos थीटा ही सही आंसर है। आप ध्यान से फिर से एक बार पूरा देखिए, इसके दो जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे v cos थीटा v sin थीटा, इसके दो बनेंगे v cos थीटा v sin थीटा, बरोबर है। या ऐड नहीं करना है, चेंज करना है तो आप v cos थीटा कैंसिल मत कर दीजिए, क्योंकि हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। आप स्टार्टिंग से पूरा सम फिर से देखिए एक बार, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद है मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज 3:1। मैंने पहले भी बताया है, अगर p और q दो वेक्टर्स हैं तो उनका मैक्सिमम क्या आता है p प्लस q वैल्यू, और मिनिमम क्या आता है p माइनस q का मैग्नीट्यूड। तो उन दोनों का रेशियो कितना है 3:1, यानी मैक्सिमम 3 है मिनिमम 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, दोनों का रेशियो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल टू 3/1 है ना यार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p प्लस क्यू इक्वल टू ये 1 ऊपर गया तो 3 इधर आया तो 3p माइनस 3q, तो ये इधर आ जाएगा p इधर आ जाएगा, तो q प्लस 3q इक्वल टू 3p माइनस p, तो कितना हो जाएगा 4q इक्वल टू 2p, तो 2p कितना होगा 4q अपॉन 2, तो 2q, तो p इक्वल टू 2q आता है। उसके बाद क्या है द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं F1 प्लस F2, ये 16 न्यूटन है। द रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट कितना है 8 न्यूटन, एंड वन ऑफ इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्सेस। तो यहाँ पर भी दो फोर्सेस हैं, क्या है 16 न्यूटन है, 16 न्यूटन, और रिजल्टेंट कितना है 8 न्यूटन है। तो 8 न्यूटन रिजल्टेंट है, तो देखो रिजल्टेंट किसके बीच में लाई करता है, तो मिनिमम आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। इस सम को करने का तरीका थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। तो आर मैक्सिमम क्या होता है दोनों का एडिशन, और आर क्या आता है दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों का सब्ट्रैक्शन का यानी मॉड्यूलस लेना पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यू, और उन दोनों के बीच में रिजल्टेंट लाई करता है। एक बात समझो, मान लो 2 न्यूटन और 14 न्यूटन होता तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आता 16, और मिनिमम वैल्यू कितना आता 14 माइनस 2 12 आता। तो 8 न्यूटन तो उसके बीच में ला ही नहीं कर सकता। अगर ये दो फोर्सेस होंगे, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम 16 आएगा, मिनिमम 12 आएगा। हमेशा रिजल्टेंट दोनों को ऐड करने का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, उनके बीच में ही रिजल्टेंट आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरे केस में इन दोनों को ऐड किया तो 16 तो आया, पर माइनस किया तो 8 आता है। 8 एकदम लीस्ट वैल्यू है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा कितना होता है 0,
और मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा होता है 180, मीन्स रिजल्टेंट जो है उसके लिए। तो नेक्स्ट केस में भी क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू 16 है, मिनिमम वैल्यू 8 आ रही है, और यहाँ पर क्या है, उसने बोला नहीं है, उसने बोला है रिजल्टेंट 8 है, 8 मिनिमम वैल्यू है, ऐसे नहीं बोली है। और उसके बाद थर्ड में देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16, और मिनिमम वैल्यू है 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 4। देखो रिजल्टेंट इसके बीच में कंफर्टेबली बैठ सकता है, और इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 16 है, मिनिमम 0 है, इसमें भी बैठ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बात इन्होंने ऐसे भी बोली थी, परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स भी बोला था, यानी ये बात तो एकदम क्लियर है कि एक फोर्स मैक्सिमम है और एक फोर्स मिनिमम है, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ये भी डिलीट हो गया। पहला इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि उसके मैक्सिमम वैल्यू 16 थी और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 12 थी, तो वो इसलिए एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। बाकी ये दोनों बचे, तो ये दोनों अगर बचेंगे तो उसमें इसके बीच में ही कंफर्टेबली बैठ सकता है, इस तरह गैस वर्क से भी तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको लॉजिकली, मैंने ये बताया, अगर आपको पूरा सॉल्व ही करना है तो पूरा सॉल्व भी किया जा सकता है, मैं इक्वेशंस बना के देता हूँ आपको कैसे बनाने हैं। देखो ये लॉजिकली मैंने बताया, अभी मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करता हूँ। मुझे पता नहीं है, दो फोर्सेस का सम 16 न्यूटन बोला है, रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, रिजल्टेंट 8 न्यूटन है, रिजल्टेंट आया कैसा होगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट आया होगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अभी क्या बोला है, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, एक कोई दोनों में से मिनिमम फोर्स है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, यानी रिजल्टेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, अल्फा 90 डिग्री है। दो फोर्सेस थे, F1 जैसे पहले भी मैंने बनाया था, दूसरा F2, और उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या लगेगा, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अभी आपको पता है tan 90 क्या होता है, 1 अपॉन 0 होता है, तो आप लोग क्या करोगे, F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा आपका, तो F2 cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, F2 cos थीटा की वैल्यू आएगी माइनस F1, अभी अभी ऊपर हमने सम किया है। अभी रिजल्टेंट आपका कितना है, 8 है, और अंदर क्या आएगा देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1, F2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस F1। बोलो बात समझ में आ रही है, तो 8 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इक्वल टू, दूसरा क्या होगा, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर माइनस 2F1 स्क्वायर है ना, ये जो पीछे मिला था, 2 जा माइनस 2F1 स्क्वायर है ना, तो ये होगा। अभी मेरे पास फोर्सेस के ऑप्शन क्या है, 2 और 14, 2 और 14 लूंगा मैं, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 192 आ रहा है क्या, 64 इक्वल टू 192 है, नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, 64 चाहिए मुझे, दूसरा ऑप्शन है 4 और 12, तो 4 और 12 अगर लूंगा तो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, तो 144 माइनस 16 64 आएगा क्या, नहीं। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 6 और 10, 6 और 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, मैं एक एक ऑप्शन ले रहा हूँ, 64, यस आई वांटेड 64, मैं तीनों ऑप्शन ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा ऑप्शन हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन, लॉजिकली भी मैंने बताया, पूरा सॉल्व करके भी मैंने आपको बताया।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए सम, हम बहुत मेहनत से आपको एक एक सम बता रहे हैं। उसके बाद क्या बोला है, द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20, यानी vy 20 है, vx इज 10, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल। देखो vx ऐसे होता है, vy ऐसे होता है। उसने क्या पूछा है समझो, डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी कैसे जाएगा, दोनों के रिजल्टेंट से, विद ये होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा ना, दोनों के बीच में जाता है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल आपको निकालना है थीटा। मैं वी वाई को क्या करता हूँ, इधर शिफ्ट करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है 20, वी एक्स कितना है, तो टेन थीटा इक्वल टू 2, तो टेन थीटा इक्वल टू 2 चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन कैन नॉट बी गिवन बाय विच पेयर, ये भी वही है। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4 माइनस 1 3 न्यूटन। तो 3 और 5 के बीच में 2 आ सकता है क्या, नहीं, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 और 2 4, मिनिमम वैल्यू 2 माइनस 2 0, इसके बीच में 2 आ सकता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 2, तो इन दोनों के बीच में 2 नहीं आ सकता। क्या बोला है, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन मींस इन दोनों के मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 2, यानी इधर भी 2 आ सकता है। और ये 1 + 1 2 न्यूटन होगा, इसका मैक्सिमम 2 होगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम होगा तो सही। ये क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन कैन नॉट बी गिवन बाय विच, तो ये तो मैक्सिमम 5 देगा, मिनिमम 3 देगा, यानी ये अकेला ही है ऐसा जो 2 कभी भी नहीं दे सकता। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पहला ऑप्शन ही रॉन्ग है। The vector that must be added to these two so that the resultant may be a unit vector in x। देखो मेरे पास a बार है i माइनस 2j प्लस 2k, मेरे पास b बार है 2i प्लस j माइनस k। एक मेरे को वेक्टर चाहिए जो इन तीनों को ऐड करूंगा, मान लो वो x वेक्टर है, तो a बार प्लस b बार प्लस x बार, और आंसर क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। तो आपके पास a और b दोनों हैं, वो सब्सटीट्यूट करके x फाइंड कर सकते हैं। अगर x फाइंड करोगे तो आंसर तो यहाँ पर है, इतना ही है कॉन्सेप्ट। उसके बाद द एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, तो रिजल्टेंट दोनों का कितना आएगा, देखो P प्लस क्यू, ऐसे ऊपर भी किया हमने P माइनस क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो P और Q कैंसिल होगा, तो ये R बार इक्वल टू 2P बार आया है। यानी R बार में डायरेक्शन कौन दे रहा है, P बार, तो R बार किसकी डायरेक्शन, R बार P की डायरेक्शन लेगा, P की डायरेक्शन, यानी अगर P ऐसा है तो R बार भी ऐसा ही होगा, यानी R और P कैसे हैं, पैरेलल, और पैरेलल के बीच में एंगल कितना आता है, 0। The magnitude A bar, B bar and C bar are 12, 5 and 13 respectively, and A bar plus B bar equal to C bar, then find the angle between A bar and B bar। तो क्या बोला है, A bar plus B bar equal to C bar है, ठीक है। देखो ये A bar है, ये B bar है, और दोनों का रिजल्टेंट C बार है। रिजल्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग साइड होता है ना, हेड टेल मेथड से क्लोजिंग साइड जो होगा वो रिजल्टेंट होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? उसमें से A कितना है 12, B कितना है 5, और C कितना, देखो ये A बार प्लस B बार प्लस C बार क्या बताता है, A बार ऐसा है, B बार ऐसा है, तो C बार उसका रिजल्टेंट है। उसके बाद मेरे ट्राइंगल ऐसे बनेगा ए बी सी से, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेड टेल मेथड से, क्योंकि सी रिजल्टेंट है, यानी वो
इसके टेल से चालू होगा और दूसरों के हेड से। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखते हैं तो 12, 5 और 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, यानी दोनों के बीच में एंगल 90 होगा तो ही तो ये 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 13 देगा। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होगा 169, और तो ही तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। अगर ये राइट एंगल नहीं होता तो ये 13 नहीं आता, एग्जैक्टली मैच नहीं होता। तो एंगल कितना है पाई/2, क्योंकि पाई/2 180/2 यानी 90 डिग्री होता है। हाँ, ऐसे भी सवाल आते हैं सिंपल वाले। उसके बाद कंसीडर टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। ये F1 है 5 न्यूटन, ये F2 है 12 न्यूटन। फाइंड द एंगल व्हेन दे एडेड गेट रिजल्टेंट 17। देखो F मैक्स क्या होगा F1 प्लस F2, तो वो क्या होगा 5 प्लस 12 17 न्यूटन। ये कब आता है? जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो। F मिनिमम कब आएगा? F1 माइनस F2 करेंगे, यानी 5 माइनस 12, यानी मैग्नीट्यूड वाइज मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 न्यूटन। ये कब आएगा दोनों का रिजल्टेंट मिनिमम? जब एंगल 180 डिग्री हो। तो उसने मेरे को हिंट दिया है कि 17 न्यूटन चाहिए पहले केस में। फाइंड द एंगल वेयर टू वेक्टर्स गिव रिजल्टेंट 17 न्यूटन। 17 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, यानी तब एंगल 0 होगा। तो फर्स्ट केस में एंगल 0 0 0 3 बार है, तो पहला ऑप्शन तो इधर ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले का तो 0 है। दूसरा केस में उसने दिया है 7 न्यूटन। 7 न्यूटन कब आ सकता है? जब एंगल 180 डिग्री हो। तो 180 कब है सेकेंड ऑप्शन के लिए? तो यहाँ 180 है, इन दोनों में तो 90 है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? जब एंगल 0 है। रिजल्टेंट में सेकेंड में क्या चाहिए था? सेकेंड केस में रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए था, यानी 180 डिग्री पे। तो क्या बोला है? फाइंड द एंगल। 17 न्यूटन जब रिजल्टेंट होगा तब एंगल कितना होगा? 0। 7 न्यूटन रिजल्टेंट कब होगा? जब एंगल होगा 180। ये तीन अलग अलग केसेस दिए हैं। F1 और F2 उन्होंने बताया है फिक्स। बोला है बताओ 17 न्यूटन होगा तब क्या एंगल आएगा? तब मैंने देखा कि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ही 17 न्यूटन आता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दोनों को ऐड किया तो 17 न्यूटन आया। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने देखा तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो एंगल 0 होता है, तो 0 आ गया। वैसे मिनिमम वैल्यू के लिए एंगल 180 आता है, तो 7 न्यूटन मिनिमम वैल्यू थी, तो 180 डिग्री आएगा। उसके बाद ए बार प्लस बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये भी देखो ए बार प्लस बी बार का मतलब क्या है? आर इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है ना, बराबर है। तो आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कब होगा? जब एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 होगा। देखो ना, आर बार क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो जब थीटा 0 है, मैंने ये लिखा है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, आप बुक खोल के देख सकते हो। तो 2ab कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब एंगल 0 होगा तभी आर इक्वल टू ए प्लस बी होगा। फिर से वही बात चली है, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू। देखो दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहता है? मान लो ये ए बार है, ये बी बार है, तो दोनों को परपेंडिकुलर कौन रहता है? ए बार क्रॉस बी बार। तो जब बोला है परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, अगर परपेंडिकुलर दोनों को हो, यानी वो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालते तुमको पता है? आई जे के लिखेंगे, 2 2 माइनस 1 आएगा, 2 2 माइनस 1 6 माइनस 3 2। तो मैं जब आई लिखूंगा तब क्या होगा? ये रो कॉलम एलिमिनेट हो जाता है। 2 माइनस 1 मैंने सिखाया आपको, -t2, फिर माइनस जे लिखता हूँ, फिर ये रो और कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। 2 माइनस 1 6 2 प्लस के लिखूंगा मैं, 2 2
6 माइनस 3। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आई लिखूंगा तो 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आएगा, माइनस जे 2 2 ज़ा 4, माइनस और माइनस 6, प्लस के 2 3 ज़ा माइनस 6 और 6 2 ज़ा माइनस 12। तो ये क्या होगा, 4 माइनस 3 ये आई होगा, पता है ना आपको, मैंने सिखाया है कैसे लेना है। और 4 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 10 जे होगा, और माइनस 6 माइनस 12 यानी माइनस 18 के होगा। ये तो वेक्टर है जो दोनों को परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना पड़ता है। ये तो वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर का पूरा स्क्वायर रूट। तो उसके वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड से। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है, ए बार क्रॉस बी बार इज √3 ए बार डॉट बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार कैसे लिखते हैं, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, फिर √3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, बराबर है ना। तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ वाला इधर आया तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा √3 आएगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू √3 आएगा। पर टेन 60 डिग्री √3 है तो थीटा 60 डिग्री आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, प्लस यानी रिजल्टेंट। ये देखो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान से देखोगे तो कॉस 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री हाफ आता है, क्योंकि थीटा तो हाफ, थीटा 60 डिग्री आया है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 कितना है, हाफ, तो हाफ से हाफ कट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा। और ये स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, ब्रैकेट रेज टू हाफ। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होते जा रहा है। तो P इक्वल टू क्या बोला है, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स सच दैट द लीनियर मोमेंटम, ये px है ये py है। देखो P क्या होगा, pxi प्लस pyj। तो pxi क्या होगा, 2 cos ti प्लस 2 sin tj। बोलो बात समझ में आ रही है? देखो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो डी बाई डी टी बाहर लिखूंगा, मोमेंटम लिखता हूँ 2 cos ti प्लस 2 sin tj। तो cos का डेरिवेटिव क्या निकालोगे, माइनस साइन, तो माइनस 2 sin ti, और साइन का डेरिवेटिव क्या निकालोगे, 2 cos tj। ये फोर्स होगा। अब ये मोमेंटम है, ये फोर्स है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू, दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए पहला ऑप्शन 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो पहले मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो माइनस 2 sin ti प्लस 2 cos tj डॉट 2 cos ti p का वैल्यू प्लस 2 sin tj। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है, i और i मल्टीप्लाई करते, तो माइनस 2 इंटू 2, तो माइनस 4 sin t cos t, 2 cos t 2 sin t, तो 4 sin t cos t, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री आना ही है। उसके बाद फोर्स ये है और आर ये है, डिटरमाइन द टॉर्क। देखो टॉर्क होता है आर बार क्रॉस एफ बार, ये भी नेक्स्ट लेसन में से सम है। पर टॉर्क क्या होता है, आर बार क्रॉस एफ बार, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसमें आर पहले ही आना चाहिए, ये फॉर्मूला है। तो आप क्या कर सकते हैं, आई जे के, पहले आर को लिखिए 3 2 3, फिर एफ को लिखिए 2 - 3 4। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है,
आगे की चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने हिंट दे दिया, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता नहीं था। कुछ चीज़ें जैसे जैसे देखिए ये अगले चैप्टर के साथ हमको कनेक्ट करती हैं। तो आर बार क्रॉस एफ बार होता है टॉर्क। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द वेक्टर्स टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा। तो 2 अपॉन -4, ये 3 अपॉन -6, और c1 क्या है -1 अपॉन c2 क्या है माइनस लैम्बडा। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो 3 वन ज़ा 3 -2 ज़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 आएगा ना। यहाँ पर आंसर रॉन्ग है क्या शायद, तो 3 अपॉन -6 ये है, तो -2 आंसर आना चाहिए, -2। तो सेकेंड ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्या है, इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to this vector then what is the value। परपेंडिकुलर कब होंगे, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, यानी a बार डॉट b बार 0 होगा। तो 2i plus 3j plus 8k डॉट 4i minus 4j प्लस अल्फा के इक्वल टू 0 होगा। तो आई मल्टीप्लाई करो, 2i इंटू 4i 8, 3j इंटू -4j यानी -12, 8k यानी +8 अल्फा होगा इक्वल टू 0। तो -4 + 8 अल्फा इक्वल टू 0 होगा, तो 8 अल्फा इक्वल टू 4 होगा, अल्फा इक्वल टू 4/8 यानी हाफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, बोला है a बार प्लस b बार, ये भी बहुत अच्छा सम है, क्रॉस a बार माइनस b बार। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर इनटू दिस ब्रैकेट, तो a बार क्रॉस a बार माइनस b बार, फिर b बार क्रॉस a बार प्लस b बार है ना, तो प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार होगा। तो a बार इन क्रॉस a बार को निकालूंगा, फिर a बार इसके साथ जाएगा तो माइनस a बार क्रॉस b बार होगा, फिर b बार इसके साथ जाता है तो b बार क्रॉस a बार होगा, फिर ये इसके साथ जाएगा तो b बार क्रॉस b बार। अभी देखो आपको जिनको प्रॉपर्टी पता है a बार क्रॉस a बार सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, b बार क्रॉस b बार भी 0 होगा। मेरे पास बचेगा क्या, माइनस a बार क्रॉस b बार प्लस b बार क्रॉस a बार। देखो मैं जब इसको उल्टा करूंगा a बार क्रॉस b बार, देखो a बार ऐसा है और b बार ऐसा है, तो दोनों का a बार क्रॉस b बार ऊपर जाता है, पर b बार क्रॉस आपको राइट हैंड थंब रूल, a टू b जाओगे तो ऊपर आएगा, b टू a उल्टा आओगे तो थंब नीचे आता है। तो a बार क्रॉस b बार माइनस b बार क्रॉस a बार क्या होगा, माइनस साइन उड़ाने के लिए इसको उल्टा लिखता हूँ, और इधर भी b बार क्रॉस a बार है, तो b बार क्रॉस a बार b बार क्रॉस a बार यानी 2 बार b बार क्रॉस a बार हो जाएगा। आप थंब रूल से a बार एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे a टू b, तो थंब ऊपर आएगा, फिर b टू a नीचे आएगा। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखिए तो ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर ये ओमेगा है ये आर है, देन व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी। देखिए ये सब मैं पर्पसली मैंने लिए हैं। तो वी बार क्या होता है, जैसे वो था ना कि टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता नहीं था, तो वैसे ही जो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आपको बताने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको चाहिए होगा, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताने के लिए ये लिया हुआ है सम। तो वी बार इक्वल टू क्या होता है, वी बार इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, वी बार इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो आई जे के लिख लीजिए आप, आई जे के लिखिए,
आई जे के लिखिए, तो आई ओमेगा का पहले लिखिए, ओमेगा क्रॉस आई में आई पहले, ओमेगा पहले लिखिए 3 माइनस 4 1, 5 माइनस 6 6, तो ये लिख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट का तो आपको आंसर निकालने आता ही है, तो वी बार इससे निकल आएगा आपका बाहर, तो ऑप्शन ए बोल रहा है वो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये ए है, बी है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो मान लो ये बी बार है, ये ए बार है, तो जब ए इसके ऊपर गिरेगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ए बार कॉस थीटा आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ए कॉस थीटा आएगा ना, थीटा से चिपक के है, पहले भी मैंने बताया है। फिर आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, देखो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पुट करो, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए बार डॉट बी बार लेके आओ, 2i प्लस 3j माइनस के डॉट बी बार क्या होगा, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। तो 16 और 4 9, 16 और 9 25 और 1 26, डिनोमिनेटर में तो रूट 26 आने वाला है, बाकी न्यूमरेटर में आई मल्टीप्लाई करो, आई 2i इंटू आई माइनस 2 होगा, 3j इंटू जे प्लस 9 होगा, माइनस के इंटू 4k माइनस 4 होगा, तो 9 माइनस 6 यानी 3 आ जाएगा ऊपर। तो इस तरह से मैंने आपके सभी सम्स कंप्लीट कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट सम्स मैंने